तो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ हिंदी की एक नई क्लास के साथ। जैसे कि आपको पता है हिंदी साहित्य का हमारा अंत चल रहा है ना। हिंदी साहित्य को हमने पूरा कवर करके चले हैं। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य में एक नया टॉपिक जिसको लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको लिपि कहते हैं। तो फटाफट जो हमारे साथी आ चुके हैं, वीडियो को जरा भाई थोड़े दिन तक शेयर वेयर करते रहो हाँ, जिससे आपके साथियों तक ये बात पहुंच जाए कि हाँ, हिंदी स्टार्ट हो चुकी है, अंत चल रहा है। काफी साथी आ चुके हैं। प्रियंका, सुरभि, दमयंती, ज्योति, कोमल, निकिता, अमृता शुक्ला, जिया राणा, मोनी सिंह, दीपिका राठौर, रुचि वर्मा, सुलेखा यादव, नेहा चौधरी, त्यागी सोनम। अरे भाई कोई बात नहीं बच्चा, वो तो जरूरी है, जाइए भाई अपने ससुराल। पूनम, साक्य, बबीता, सुलेखा और काफी हमारे साथी आ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास डेली की तरह कुछ इंपॉर्टेंट हो, इसीलिए शुरू करते हैं हम अपना अध्याय। देखिए, आज साथियों हम बात करने वाले हैं लिपि की। किसकी बात करने वाले हैं? लिपि की बात करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि लिपि कहते किसे हैं? लिपि कहते किसे हैं? जैसे हम क्या कर रहे हैं, हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं ना। तो बातों का जो माध्यम है, अभी जो बातों का माध्यम है वो कैसा है? मौखिक है। कैसा है? मौखिक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? उच्चारित ध्वनियों, है ना, उच्चारित ध्वनियों का, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान दीजिए, उच्चारित ध्वनियों द्वारा जो ध्वनि होती है तो हम क्या करते हैं? ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। और जो ध्वनि है वो क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। तो उच्चारित वर्णों द्वारा अभिव्यक्ति, उच्चारित ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति, ठीक है। उच्चारित ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति, उच्चारित वर्णों द्वारा अभिव्यक्ति, या हम उच्चारित को ही क्या कह सकते हैं? हम साथियों इसको मौखिक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मौखिक कह सकते हैं। तो यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन बन गया कि जो मौखिक या उच्चारित रूप से जो ध्वनियों की अभिव्यक्ति होती है वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है ना। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? ध्यान दीजिएगा, उच्चारित ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति, या हम कह सकते हैं मौखिक ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति। क्या कह सकते हैं? मौखिक ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। वही जब हम मौखिक ना करें, जैसे जब हम अभी आपसे बात करें मौखिक कर रहे हैं ना, तो ये भाषा है, ये भाषा है। लेकिन जब हम इसको क्या कर दें? जब लिखित कर दें, क्या कर दें? लिखित कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिखित ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति, लिखित ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति क्या कहलाती है? तब आप क्या कहोगे? तब आप कहोगे लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है ना। क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। हम सभी किस भाषा को पढ़ रहे हैं? यानी साथियों हमारी भाषा क्या है? तो आप कहोगे मैम हमारी भाषा हिंदी है। हम कहेंगे हाँ भाई, अगर हम उच्चारित ध्वनियों द्वारा अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो हिंदी की कर रहे हैं। तो आप कहोगे कि मैम जो हिंदी है, हिंदी की कुछ ना कुछ लिपि होगी। हाँ भाई, हिंदी की लिपि है। कौन सी है? देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है ना। देवनागरी लिपि है। अब आप पूछेंगे कि मैम देवनागरी की आदि जननी क्या है? तो याद रखिएगा बच्चों, इसकी आदि जननी कौन है? ब्राह्मी है। कौन है? ब्राह्मी लिपि है। कौन है? ब्राह्मी लिपि है। ठीक है। यहाँ पर देखिए, तो जो देवनागरी लिपि है इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा? यहाँ पर समझ लीजिए, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के प्रयोग द्वारा, गुजरात के नागर ब्राह्मणों के प्रयोग द्वारा इसका नाम नागरी पड़ा। क्या पड़ा? इसका नाम नागरी पड़ा, है ना। ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया था? इन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया था। गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। और संस्कृत भाषा क्या थी साथियों?
देववाणी थी। संस्कृत भाषा क्या थी? देववाणी थी। इस तरह से इसका देव ले लिया गया, क्योंकि हिंदी कहाँ से आई? संस्कृत से आई ना। तो संस्कृत भाषा के बाद साथियों हिंदी जो आई थी देववाणी से देव ले लिया गया, और नागरी से नागर ब्राह्मण थे ना, तो नागरी ले लिया गया, तो क्या बन गया? देवनागरी बन गया। अगर पूछा जाए संस्कृत भाषा की भी लिपि पूछी जाए कौन सी है, तो आप क्या कहोगे? देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी लिपि है। बात समझ आ गई होगी। संस्कृत नहीं पढ़ा रहे, हिंदी पढ़ा रहे, इसीलिए हिंदी में आपको बता रहे हैं। समझ आ गया? तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि हमारी हिंदी की लिपि कौन सी है, तो भी आप क्या कहोगे? आप कहोगे देवनागरी। अगर आपसे पूछा जाए संस्कृत की लिपि क्या है, तो भी आप क्या कहोगे? देवनागरी। क्या कहोगे? देवनागरी। यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, एक प्रश्न अब आप और पूछना चाहेंगे कि यहाँ पर हमने आपको बता दिया देवनागरी लिपि की जो आदि जननी है वो ब्राह्मी है, तो संस्कृत की देवनागरी लिपि की भी जननी हमारी ब्राह्मी लिपि होगी। हाँ भाई, क्योंकि यही देवनागरी लिपि थी जो बाद में हमारी हिंदी में आई, इसीलिए हिंदी की लिपि भी वही मानी जाती है जो हमारी संस्कृत की लिपि है। हिंदी की लिपि भी साथियों वही मानी जाती है जो हमारी संस्कृत की है। ठीक है ना? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? ये बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि लिपि जो हमारी देवनागरी लिपि है, यानी जो हम बात करते हैं लिपि ब्राह्मी लिपि, और जो हमारी लिपि है, जो हमारी लिपि कौन सी है? जो हमारी लिपि देवनागरी है। तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि तक कैसे आई? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि तक कैसे आई, इसके विषय में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले साथियों ब्राह्मी लिपि आई। सबसे पहले कौन सी लिपि आई थी? ब्राह्मी लिपि आई थी, है ना? और ब्राह्मी लिपि को ही क्या कहा जाता है? सभी लिपियों की जननी। क्या कहा जाता है? सभी लिपियों की जननी। सभी लिपियों की जननी। सभी लिपियों की जननी किसे माना गया है? तो सभी लिपियों की जननी साथियों माना गया है आपकी ब्राह्मी लिपि को। किसको माना गया है? ब्राह्मी लिपि को। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? ब्राह्मी लिपि क्या है? सभी लिपियों की जननी है, सभी लिपियों की माता है। क्या है? सभी लिपियों की माता है। ठीक है, आगे। तो जो ब्राह्मी लिपि थी साथियों उसके दो भाग हो गए। पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका उत्तरी और दूसरा हो गया दक्षिणी। क्या हो गया? पहली तो हो गई साथियों उत्तरी ब्राह्मी, और दूसरी क्या हो गई? दूसरी हो गई आपकी दक्षिणी ब्राह्मी। दूसरी क्या हो गई? दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है, पहली लिपि उत्तरी ब्राह्मी, दूसरी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी। ठीक है, कभी कभी एक प्रश्न और यहां से बन सकता है कि ब्राह्मी लिपि के दो टुकड़े कब हुए? तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे गुप्त काल में। कब हुए थे? गुप्त काल। यानी जब साथियों गुप्त काल का समय चला, तो जो हमारी ब्राह्मी लिपि थी, जो हमारी जननी थी सभी लिपियों की, उसके दो टुकड़े हो गए, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, काफी साथी हमें लगता है आज पहली बार है, जिसे पहली बार हम नाम देख रहे हैं। नितेश कुमार मौर्य का जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों उत्तरी ब्राह्मी का जन्म हो गया। किसका? उत्तरी ब्राह्मी का जन्म हो गया। अब उत्तरी ब्राह्मी का नाम आगे बदल दिया गया। क्या कर दिया गया? गुप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गुप्त लिपि कर दिया गया, है ना? यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? गुप्त लिपि हो गया। अब जब समय थोड़ा और बढ़ा तो गुप्त लिपि की जगह इसका नाम क्या हो गया? सिद्ध मातृका हो गया। क्या हो गया? सिद्ध मातृका हो गया। आगे जब समय चला तो सिद्ध मातृका का नाम बदलकर क्या हो गया? कुटिल हो गया। क्या हो गया? कुटिल लिपि हो गया। तो देखिएगा, सबसे पहले थी उत्तरी लिपि। सबसे पहले क्या थी? सबसे पहले साथियों थी उत्तरी लिपि। उत्तरी लिपि के बाद जैसे अब हम लोग देख रहे हो, आप लोग भी देख रहे हो कि जैसे सरकार आती है, जैसे सरकार आती है, सिर्फ आपको समझा रहे हैं, तो क्या करती है? उसी का नाम बदल देती है। नाम ही तो बदलती है। एक प्लेस है
उसका नाम, जो हमारी मायावती जी की सरकार थी तो उसी का नाम था काशीराम, है ना। बाद में जब मुलायम सिंह की सरकार आई उन्होंने उसका नाम रख दिया राम मनोहर लोहिया, और जब वही योगी जी की सरकार आई उसी का नाम रख दिया अटल बिहारी वाजपेयी। पार्क, चौराहा, फलाना ढिमाका, तो ये क्या हो रहे, दिन प्रतिदिन नाम ही तो बदल रहे हैं, स्थान वही था, सिर्फ और सिर्फ नाम ही तो बदले। ठीक वैसे ही उत्तरी ब्राह्मी का जो नाम था उसमें कुछ परिवर्तन हुआ, है ना। उस क्योंकि जैसे एज बढ़ेगा ना, जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे कुछ परिवर्तन होते हैं, तो उसका नाम क्या कर दिया गया, गुप्त लिपि कर दिया गया। उत्तरी में ही गुप्त काल में दो उसके पार्ट हो गए थे, तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, गुप्त लिपि कर दिया गया, है ना। और गुप्त लिपि का नाम बाद में ये बहुत ज्यादा इसका प्रयोग होने लगा, तो इसका नाम क्या कर दिया गया, सिद्ध मातृका कर दिया गया। और इसके बाद इसका नाम कुटिल लिपि किया गया। क्या कर दिया गया, कुटिल लिपि किया गया। बहुत बढ़िया राधा सोनी जी, नमस्ते नमस्ते भाई। गुड आफ्टरनून कोमल भाई। चलिए यहाँ पर देखिए, फिर इसका नाम साथियों क्या रखा गया, कुटिल लिपि रखा गया। यहाँ तक आपने देख लिया। चलिए अब आ जाइए दक्षिणी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी की तरफ, इसको भी देख लेते हैं। तो ये जो दक्षिणी ब्राह्मी थी ये हमारे भारत के दक्षिण हिस्से में रही। दक्षिणी ब्राह्मी जो लिपि थी वो भारत के दक्षिण हिस्से में रही, और जो ब्राह्मी लिपि थी वो हमारी उत्तरी हिस्से में रही। अब आप बताइए कि जो देवनागरी लिपि है, जो हमारी हिंदी, वो हमारे दक्षिण भारत की है या हमारे उत्तर भारत का पार्ट होगी? जल्दी से बताइए, उत्तरी ब्राह्मी का पार्ट होगी कि दक्षिणी ब्राह्मी का पार्ट होगी? कमेंट करिएगा, आगे हम आपको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर साथियों जो दक्षिण ब्राह्मी थी उसके कितने टुकड़े हो गए, दक्षिण ब्राह्मी के 4 टुकड़े हुए। दक्षिणी ब्राह्मी के 4 टुकड़े हो गए। 4 टुकड़े कौन कौन से हुए, तो साथियों तमिल हुआ, है ना, तमिल को ही कलिंग कहा गया, तमिल लिपि हुई, तेलुगु लिपि हुई, ग्रंथि हुई, ग्रंथि, और मलयालम। कौन सी, मलयालम, मलयालम, ठीक है। ये 4 हुई, तमिल लिपि, तेलुगु लिपि, ग्रंथ लिपि और मलयालम लिपि। यानी जो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि थी वो 4 पार्टों में विभाजित हो गई। तमिल लिपि हुई, है ना, तमिल लिपि हुई, तेलुगु लिपि हुई, ग्रंथ हुई, मलयालम हुई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं उत्तरी, गुप्त, सिद्ध मातृका, कुटिल। कुटिल के क्या हो गए साथियों, 2 पार्ट हो गए। कुटिल के 2 पार्ट हो गए। एक का नाम था नागरी, एक का नाम था नागरी और दूसरे का नाम था साथियों शारदा। क्या था, एक का नाम था नागरी और एक का नाम था शारदा। क्या नाम था, एक का नाम था साथियों नागरी और एक का नाम था शारदा, है ना। बात समझ आ गई? ये क्या हैंग हो रहा है, क्या हो रहा है? चलिए, एक का नाम था नागरी, दूसरे का नाम था शारदा। अब जो शारदा थी उसके साथियों कितने पार्ट हो गए, उसके भी 4 पार्ट हो गए। शारदा के 4 पार्ट हुए, कौन कौन से, ध्यान दीजिएगा। कश्मीरी, कश्मीर की है ना, कश्मीरी, गुरुमुखी, आपके पंजाबी की गुरुमुखी, कश्मीरी, गुरुमुखी, लहंदा और टाकरी, है ना, लहंदा और टाकरी। ये 4 लिपियां थी जिनका जन्म किससे हुआ था, शारदा लिपि से हुआ था। किससे हुआ था, शारदा लिपि से हुआ। कौन कौन, कश्मीरी, गुरुमुखी, लहंदा और टाकरी। कश्मीरी, गुरुमुखी, लहंदा और टाकरी। ठीक है, बात आ रही है, बात आ रही है समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर साथियों क्या है, नागरी। क्या है, नागरी। नागरी के 2 पार्ट हो गए। नागरी के कितने पार्ट हुए, 2 पार्ट हुए। अब एक का नाम था पूर्वी शाखा, एक का नाम था पूर्वी शाखा और दूसरे का नाम था पश्चिमी शाखा, है ना। ये पूरा का पूरा आपको चार्ट आना चाहिए, पूरा का पूरा आपको चार्ट आना चाहिए, है ना। जो पूर्वी थी, पूर्वी के कितने पार्ट हुए, पूर्वी के साथियों 3 पार्ट हुए। कितने पार्ट हुए, 3 पार्ट हुए। कौन कौन से, बांग्ला, बांग्ला, उड़िया, असमिया। कौन कौन से हुए, बांग्ला, उड़िया और असमिया, है ना। तो नागरी के 2 पार्ट पूर्वी और पश्चिमी।
नागरी के दो पार्ट, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, बात समझ में आ गया। नागरी के, बहुत बढ़िया, नागरी के दो पार्ट हो गए साथियों, पूर्वी और पश्चिमी। अब जो पूर्वी थी, पूर्वी के तीन पार्ट हुए, बांग्ला, बच्चा बड़ा बड़ा लिखे, चलिए जूम कर देंगे भी, ठीक है, उड़िया, बांग्ला, असमिया। आगे देखिए, उड़िया, बांग्ला, असमिया। अब यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी थी, पश्चिमी के कितने पार्ट हुए, पश्चिमी के 5 पार्ट हुए, है ना, कितने, 5। कौन कौन सी, तो राजस्थानी, 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 गुजराती, महाजनी, महाजनी, कैथी और देवनागरी, और देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। तो यहां से हमारी हिंदी निकल के आई है, यहां से साथियों हमारी हिंदी निकल के आई है। समझ में आया? तो ये पूरा चार्ट है आपका लिपि का। आपको कंठास्थ होना चाहिए कि किस तरह से ब्राह्मी लिपि के दो पार्ट हुए, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी का नाम बदला, गुप्त रखा गया, गुप्त का सिद्ध मात्रका, सिद्ध मात्रका से कुटिल बना, कुटिल से नागरी और शारदा बना। शारदा के 4 पार्ट हुए, कश्मीरी, गुरुमुखी, लहंदा और टाकरी, गुरुमुखी, लहंदा और टाकरी। जबकि कुटिल के साथियों जो नागरी था वो 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक तो पूर्वी शाखा, दूसरा पश्चिमी शाखा। पूर्वी यानी पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर में हमारे क्या है, बंगला है ना, बांग्ला है, उड़ीसा है यानी उड़िया, और आसाम है असमिया। तो उड़िया जो बोली है उसकी हमारी भाषा, उसकी हमारी लिपि क्या होगी, उड़िया लिपि होगी। उड़िया भाषा की लिपि क्या होगी, उड़िया होगी। असम की भाषा असमिया है, उसकी लिपि क्या होगी, असमिया होगी, है ना। इस तरह से राजस्थान की राजस्थानी, गुजरात की गुजराती, कैथी, महाजनी और देवनागरी, और देवनागरी। बातें यहां तक क्लियर हो गई, तो फिर आगे की तरफ बढ़ाया जाए, आगे की तरफ बढ़ाया जाए। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्योंकि कुछ साथियों को प्रॉब्लम्स आ रही लिखने में। चलिए आप देख लीजिए, इसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, बाद में भी आप देख लेना इसको जूम करके, तो आपको और भी क्लियर नजर आएगा, है ना। चलिए यहां तक देखिए, फिर इसके इस तरह से पार्ट हुए, हम बोलते भी जा रहे थे, तो इस तरह से आपने लिख लिया होगा, है ना, लिख लिया सभी ने। चलिए आगे चलते हैं, आगे की बात करें साथियों, तो अब हम बात करेंगे स्वरूप। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वरूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपका, स्वरूप। ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न सीधा सीधा उठा लिया जाता है कि अगर पूछा जाए कि जो हमारी लिपि है, हमारी लिपि क्या है, तो आप कहोगे मैम लिपि हमारी देवनागरी है ना। देवनागरी लिपि क्यों है, क्योंकि भैया हमारी भाषा हिंदी है, हमारी भाषा हिंदी है, भाषा हिंदी है। तो स्वरूप क्या है, अगर आपसे पूछा जाए देवनागरी का स्वरूप क्या है, तो आप हिंदी को लिखो। हिंदी को आप ऐसे ही तो लिखते हो ना, इस तरफ से लिखना शुरू करते हो, इस तरह से, जैसे कॉपी में इस तरह से लाइन होती है ना, ऐसे लाइन होती है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, फिर यहाँ से शुरू करते हैं, फिर यहाँ तक जाते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा साथियों वाया है, और ये हमारा दाया है ना, ये दाया है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर कभी पूछा जाए इसका स्वरूप क्या है, तो हम क्या कहेंगे, बाएं से दाएं। क्या कहेंगे, बाएं से दाएं, है ना। कैसे लिखते हैं हम इसको साथियों, हम बाएं से दाएं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं। अच्छा, अब दूसरा अगर यहाँ पर एक प्रश्न और बन जाता है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न और बन जाता है कि स्वरूप तो इसका बाएं से दाएं है, तो इसके कुछ गुण होंगे। हाँ भैया, इसके कुछ गुण हैं, कुछ इसके अवगुण होंगे। हाँ है, क्या है, चलिए देखते हैं। तो साथियों अगर हम बात करें अपनी लिपि की, लिपि पर बात हो रही है, लिपि पर बात हो रही है। अगर बात करें कि जो हमारी भाषा है, जो हमारी भाषा हिंदी है, उसकी लिपि जो देवनागरी है, देवनागरी की विशेषताएं हैं, भाषा की नहीं है, देवनागरी लिपि की विशेषताएं हैं। तो अगर इसमें गुण कौन कौन से हैं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने कभी इंग्लिश को पढ़ा होगा, इसको कभी हम का पढ़ते हैं, तो कभी हम चा पढ़ने लगते हैं, है ना। वैसे ही के को हम कभी का पढ़ते हैं, कभी हम चा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं,
देखिए जैसे ये यस है, यस को हम क्या पढ़ते हैं, यस को सा पढ़ना चाहिए है ना, लेकिन जब यस CHOOL लिखा होता है तो हम इसको इस पढ़ते हैं, इस स्कूल यही तो पढ़ते हैं ना। देखिए स्कूल ऐसे हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंग्लिश में भ्रामक स्थितियां होती हैं। ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, तो के को हम का पढ़ेंगे लेकिन इसमें ये साइलेंट हो जाएगा, इसको हम पढ़ देंगे, इसको नो की जगह लिखा तो भाई NOW नाउ है ना, लेकिन क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंग्लिश की स्थिति बहुत ज्यादा कह सकते हैं। देखिए जिनकी स्थिति अच्छी है हिंदी में, इंग्लिश में, उनके लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति जब इंग्लिश सीखता है तो उसके आगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है सीखने में, है ना, होती है कि नहीं। तो वही कहते हैं कि लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। इसमें क्या नहीं है, तो याद रखना साथियों, इसमें एक ध्वनि के लिए क्या हम कह सकते हैं, एक वर्ण के लिए, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि होगी, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि होगी। कैसे बच्चे, अगर ये का लिखा है तो इसको हम का ही पढ़ेंगे, कहीं पे भी लिखा है, अगर ये चा लिखा है कहीं पर भी तो हम इसको चा ही पढ़ेंगे। यानी एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, एक वर्ण के लिए क्या है, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है, पहली विशेषता। दूसरी, जो वर्ण का नाम, जो वर्ण का नाम वही ध्वनि का नाम, वही ध्वनि का नाम, है ना, ये भी विशेषता है कि इसमें क्या है, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि है, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। और दूसरी विशेषता क्या है कि जो वर्ण का नाम है वही ध्वनि का नाम है, जो वर्ण का नाम है वही ध्वनि का नाम है ना, है ना। का को का ही ध्वनि है, का ही वर्ण है, का ही ध्वनि है, का ही वर्ण है। तीसरी इसकी विशेषता क्या है साथियों, कोई मूक वर्ण नहीं है, कोई मूक वर्ण नहीं है। मूक वर्ण समझते हो, मूक वर्ण कहते हैं साइलेंट, साइलेंट लेटर, इसमें कोई मूक वर्ण नहीं है, मूक वर्ण नहीं है ना। मूक कहते हैं साइलेंट। जैसे देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, नो लिखा है, लिखा है ना, लेकिन इसमें क्या होता है कि साइलेंट हो जाता है, यहाँ पर NW ही बना रहता है। तो लेकिन इस ऐसा हिंदी में नहीं, हिंदी में कोई मूक वर्ण नहीं है, हिंदी में आपके कोई मूक वर्ण नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, वर्ण को लेकर, वर्ण को लेकर कोई भ्रम नहीं, वर्ण को लेकर कोई भ्रम नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर का लिखा है तो इसका मतलब ये का ही है, कोई भेद ही नहीं है। दूसरी अगर हम बात करें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, क्या कह सकते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर, अंतर को व्यक्त कर देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म अंतर है तो उसको भी ये व्यक्त कर देता है, उसको भी ये जाहिर कर देता है। ऐसी है साथियों हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि, ऐसी है हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि। तो समझ आ गया होगा, यहाँ पर ये सारे गुण आपको पता होने चाहिए। पहला, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि, जो वर्ण का नाम वही ध्वनि का नाम, कोई मूक वर्ण नहीं, कोई साइलेंट वर्ण नहीं, वर्ण को लेकर कोई भ्रम नहीं, यानी कोई भ्रामक स्थिति नहीं है वर्ण को लेकर कि एक वर्ण में दूसरे का प्रोनाउंसिएशन नहीं है, एक वर्ण में हमें दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं रहता है, दूसरे वर्ण का उच्चारण को लेकर कोई संशय नहीं होता है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम साथियों बात करते हैं इसके, अब हम बात करते हैं इसके अवगुण की, है ना। अब क्या बात करेंगे हम, इसकी अवगुण की बात करेंगे, है ना। देखिए अगर आपने साथियों, आपने कभी टाइपिंग सीखी होगी, अगर आपने कभी टाइपिंग सीखी होगी, है ना, जब टाइपिंग जो सीखता है तो उसके लिए साथियों, टाइपिंग के लिए आपको 403 टंकण सीखने पड़ते हैं। कितने,
403 टंकण सीखने पड़ते हैं। यानी टाइपिंग को लेकर परेशानी, टाइपिंग को लेकर परेशानी की स्थिति होती है, क्योंकि इसमें कितने हैं, 403 टंकण हैं। टंकण हैं कितने हैं, 403 टंकण हैं। ठीक है, कितने हैं साथियों, 403 टंकण हैं, जिस कारण टाइपिंग में कठिनाई होती है। क्या होती है, जिस कारण टाइपिंग में कठिनाई होती है, 403 टंकण के कारण। ठीक है, 403 टंकण के कारण। टंकण आप समझते हो, जैसे हम अगर इंग्लिश का टाइपिंग सीखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 26 लेटर होते हैं, इसके अलावा कोई लेटर नहीं है ना, कोई छोटा वर्ण नहीं, कोई कह सकते हैं कोई ज्वाइंट वर्ण नहीं है, कोई संयुक्त वर्ण नहीं है, उसमें सीधे सीधे आपको वैसे ही वर्ण लिखना है ना, कोई संयुक्त वर्ण नहीं होता है, जैसा है वैसे ही आपको प्रयोग करना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हिंदी में आपको का ऐसे लिखना है, आधा लिखना है तो ऐसे लिखना है ना, कैसे लिखना है। अब यहाँ पर अगर पा लिखना है तो पूरा पा ऐसे, आधा पा ऐसे, तो इस तरह से क्या हो जाता है, और एक पा ऐसे होता है पंख, कभी पा ऐसे होता है, तो ये सभी क्या है, ये साथियों 403 इस तरह से टंकण है। और 403 टंकण होने के कारण टाइपिंग में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, बहुत ही ज्यादा समस्याएं क्रिएट होती हैं। क्लियर, चलिए पहली बात आपको समझ में आ गया। दूसरी बात है साथियों, अनावश्यक वर्ण। क्या है, अनावश्यक वर्ण है। अब आप कहोगे मैम हमें तो दिखे नहीं कभी, कौन से अनावश्यक वर्ण है, तो जो पंचम वर्ण होते हैं, कौन से वर्ण है, पंचम वर्ण है, पंचम वर्ण है ना, कभी इनका प्रयोग नहीं होता है, बहुत कम होता है। जैसे आपका इंग्या है, अड़ा है, उवा है, ये कैसे हैं, अनावश्यक वर्ण है। कैसे हैं, अनावश्यक वर्ण है। तो साथियों अनावश्यक वर्णों का इसमें प्रयोग है, जिसके कारण वर्णों की संख्या बढ़ जाती है। तीसरी बात करें तो समरूप वर्ण है। कैसे हैं, समरूप वर्ण है। अब आप कहोगे कौन कौन से समरूप वर्ण है, तो देखिए अगर बच्चा हमें लिखना है खा, तो हमें ऐसे लिखना है। अगर हमने गलती से इस तरह से लिख दिया तो खा में क्या हो जाएगा, रा और वा हो जाएगा। खा में कैसा हो जाएगा, रा और वा। जैसे हमें लिखना है खरगोश, ध्यान से देखना, हमें क्या लिखना है, खरगोश लिखना है। लेकिन हमने अगर ऐसे न लिख के हमने लिख दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, खबरगोश। क्या हो जाएगा, खबरगोश हो जाएगा। तो बात समझिएगा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो खा में किसका समरूप वर्ण हो जाता है, तो साथियों इसमें रा और वा का हो जाएगा। ठीक है, दूसरे देखिए, अगर साथियों कहीं पर लिखा है भा, है ना, भा लिखा है, तो भा के जैसा ही क्या है, माँ है, होता है कि नहीं होता है। दूसरे साथियों अगर हम बात करें धा, धा के जैसा क्या होता है, घा होता है। धा की तरह क्या होता है, घा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां तक सभी को बात समझ आ गई, यहां तक सभी को बात समझ आ गई, बताते भी नहीं, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए चौथा पॉइंट। साथियों जब हम वर्णों को आधा करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिखना है रक्त, का को आधा करना है तो हमने इस तरह से लिख दिया, है ना, ऐसे लिख दिया। लेकिन अगर वहीं पर हमें लिखना है, हमें पर लिखना है प्लवन, तो हमने इस तरह से लिख दिया, है ना, इस तरह से लिखा। अगर हमें साथियों लिखना है ना, तो इस तरह से लिखा। यानी देखिए पूरा ना को अगर हमें आधा करना है तो ये डंडा हटा दिया, लेकिन जब हमें का को आधा करना था तो हमने इसको डंडा नहीं हटाया, हमने क्या किया, हमने साथियों इसको क्या कर दिया, इसमें से ये वाला पार्ट सिर्फ नीचे वाला हटा दिया, है ना। देखना, प्लवन को अगर हमें करना था, पा ऐसे लिखते हैं, प्लवन को अगर आधा करना था तो हमने क्या किया, तो हमने साथियों डंडा हटा दिया, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि वर्णों के संयुक्तीकरण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, वर्णों को जोड़ने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम कहेंगे वर्णों
वर्णों के संयुक्तिकरण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। निश्चित व्यवस्था नहीं। वर्णों के संयुक्तिकरण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा देखिए 5वां पॉइंट, रा का अलग अलग प्रयोग। जैसे ध्यान दीजिएगा, कभी अगर हमें कर्म लिखना है तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे बना दिया। ये है क्या, ये साथियों आधा राही तो है, ये आधा राही तो है ना। अगर हमें कहीं पर लिखना है ट्रक, क्या लिखना है ट्रक, तो हमने यहाँ पर इसको क्या बना दिया, ये हमारा राही तो है, राही तो है, बोलिए है कि नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो रा है वो कभी तो ऊपर चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, और कभी साथियों इस तरह से लिखा जाता है। यानी जो रा के संयुक्तिकरण की भी कोई एक जैसी व्यवस्था नहीं, एक वर्ण के एक जैसी व्यवस्था नहीं, यानी रा का भी अलग अलग प्रयोग है। कैसे, संयुक्तिकरण द्वारा, संयुक्तिकरण में, कैसे, संयुक्तिकरण में। यानी जब रा का संयुक्तिकरण किया जाएगा, जब रा को किसी वर्ण के साथ जोड़ा जाएगा, तो साथियों उसकी भी कोई एक जैसी व्यवस्था नहीं है, उसकी भी कोई एक जैसी व्यवस्था नहीं है। कैसी है, अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है। क्या है साथियों, अलग अलग प्रयोग किया जा रहा है। बात समझ आ गई, है ना, बात समझ आ गई। ध्यान दीजिएगा, कल की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी भाषा से जुड़े अनुच्छेद, जिसको आप राजभाषा कहते हो, है ना। तो कई साथी लाइव हैं, ध्यान से सुनिएगा। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट आपको पढ़ाने वाले हैं। संडे है, संडे के विषय में भी नहीं कह सकते, शायद कल ऑफ रहेगा, है ना। तो ये क्लास सोमवार को होगी अपने समय पर, और सोमवार को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए। आपको राजभाषा पढ़ाने वाले हैं, हिंदी से जुड़े अनुच्छेद, हिंदी से जुड़े अनुच्छेद, है ना। तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, आपकी जीएस जीके के लिए भी है और आपके लिए हिंदी के लिए भी है। आज तक हिंदी में हमने आपको नहीं पढ़ाया है, लेकिन पढ़ाने वाले हैं, तो आप भूल कर भी उस क्लास को बच्चा मिस नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, सोमवार को जो मंडे की क्लास है, तुम नीचे नहीं आओ, जो साथियों मंडे वाली क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताएंगे हिंदी से जुड़े अनुच्छेद, हिंदी से जुड़े अनुच्छेद, है ना। तो ये क्लास आप भूल कर भी मिस नहीं करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए सिर्फ हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी जीएस जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई आप अपने लिए कितने अटेंटिव होते हैं, ये तो आपकी क्लास बताएगी, ये आपकी क्लास बताएगी। चलिए आगे देखिए, आगे यहाँ पर क्या कहता है, रा को अलग अलग प्रयोग किया गया। रा का अलग अलग प्रयोग है संयुक्तिकरण में, किसमें, संयुक्तिकरण में। 6वां पॉइंट देखिए, छोटी ई का प्रयोग, छोटी ई की मात्रा का वर्ण से पहले प्रयोग, वर्ण से पहले प्रयोग, है ना, पहले प्रयोग। अब जब आप वर्ण से पहले प्रयोग करोगे तो वह इससे पूर्व वाली मात्रा को माना जाएगा। जैसे कहीं पर हमें लिखना है रीना, ध्यान दीजिएगा, कहीं पर लिखना है रीना, तो हमने रा पर क्या लगाया, रा के बाद बड़ी ई की मात्रा लगाई, यानी ये मात्रा किसकी है, रा की। अगर हमें लिखना है राम, तो भी हमने रा के बाद लगाई। अगर हमें कहीं लिखना है रेखा, तो हमने वर्ण पर लगाई, है ना। अगर हमें कहीं पर लिखना है रेवत या रेवती, तो भी इसके ऊपर लगाए। लेकिन जो छोटी ई की मात्रा है उसको हम कहाँ लगाते हैं, वर्ण से पहले लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, वर्ण से पहले लगाते हैं। तो ये हमारी भाषा के लिए बहुत ही ज्यादा, यानी कह सकते हैं ये हमारी लिपि के क्या है, ये साथियों हमारे लिपि के अवगुण हैं। क्या है, लिपि के अवगुण है। बात समझ आई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि बस लिपि का पार्ट हमारा इतना ही है। लिपि से कुछ प्रश्न ही बनते हैं, जैसे लिपि, हमारी जो लिपि है वो किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
दूसरा पूछा जा सकता है कि ब्राह्मी लिपि के 2 टुकड़े किस एज में हुए, किस काल में हुए, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। जो हमारी नागरी भाषा है या जो हमारी नागरी लिपि है उसके 2 टुकड़े कौन कौन से हुए, इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है ये आपको कैसे करने हैं बच्चा, कंठस्थ करने हैं। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या देखा था, देखिए यहां से देखते हैं, फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं, आ जाओ भाई नीचे आ जाओ। चलिए एक बार पूरा रिवीजन करवा देते हैं। अगर हम बात करें लिपि की, किसकी लिपि की, तो सबसे पहले याद रखिए हमारी लिपि देवनागरी है, हमारी लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का नाम देवनागरी क्यों पड़ा, क्योंकि ये सबसे पहले देवताओं की भाषा संस्कृत से है, देवताओं की भाषा संस्कृत थी, संस्कृत की लिपि तो थी ही और साथ में इसका प्रयोग सबसे पहले गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया, इसीलिए साथियों इसको देवनागरी कहा गया। ठीक है, आगे देखिए। ब्राह्मी लिपि है वो सभी लिपियों की जननी है, ब्राह्मी लिपि सभी लिपियों की जननी है। गुप्त काल में इसके बच्चा 2 पार्ट हुए, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी। उत्तरी ब्राह्मी की गुप्त लिपि, गुप्त का नाम सिद्ध मात्रका, सिद्ध मात्रका का नाम कुटिल, कुटिल के 2 पार्ट नागरी और शारदा। क्लियर। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो दक्षिणी ब्राह्मी थी उसके 4 पार्ट हुए, तमिल, तेलुगु, ग्रंथी और मलयालम। तो जो हमारा दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत की जो मुख्य है वो दक्षिणी ब्राह्मी लिपि है और उसके ये 4 टुकड़े हुए, उसके 4 टुकड़े हुए। क्लियर। आगे देखिए साथियों, फिर इसके बाद जो कुटिल लिपि थी उसके 2 पार्ट हुए, नागरी और शारदा। शारदा की जो है ये आपके पश्चिमोत्तर भारत की है, ये जो है ये लिपियां ये पश्चिमोत्तर भारत की है। कौन कौन सी, कश्मीरी, कश्मीर की, गुरुमुखी तो पता होगी, लहंदा और टाकरी है। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पर हम बात करते हैं नागरी के पूर्वी और पश्चिमी पार्ट हुए और आगे बात करते हैं पूर्वी से हमारी क्या हो, बांग्ला, उड़िया, असमिया। बांग्ला जिसको हम बांग्लादेश और हम कह सकते हैं अब वर्तमान में पश्चिम बंगाल, है ना। उड़िया उड़ीसा की, असमिया आसम की, राजस्थानी, गुजराती, कैथी, महाजनी और देवनागरी। इस तरह से उसका डिवाइडेशन हुआ था, इस तरह से उसका डिवाइडेशन हुआ था हमारी देवनागरी लिपि की। तो हमने कहां से देखा कि कहां से देवनागरी लिपि चली और कहां पर आई। ठीक है, नागरी के टुकड़ा हुआ था इसीलिए इसको देवनागरी कहा गया। क्या कहा गया, देवनागरी कहा गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं लिपि। तो स्वरूप क्या है, बाएं से दाएं। यहाँ पर याद रखिए ये साथियों जो हमारी देवनागरी लिपि है ये कैसी है, वर्णात्मक है। कैसी है, वर्णात्मक है, वर्ण है इसमें। और अगर कभी पूछी जाए फारसी लिपि पूछी जाए तो याद रखिए, या उर्दू की लिपि पूछी जाए तो किस ओर से किस ओर लिखी जाती है, दाएं से बाएं। उर्दू हमारी इधर से लिखी जाती है और इधर से, तो हम क्या कहेंगे, दाएं से चलती है, कहां पर, बाएं की तरफ चलती है। तो उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, दाएं से बायां, दाएं से बाएं। ठीक है। गुण क्या है, एक वर्ण के लिए एक ध्वनि, जो वर्ण का नाम वही ध्वनि का नाम, कोई मुख वर्ण नहीं है, कोई वर्ण भ्रम नहीं है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर को व्यक्त करता है। जैसे अगर आपने देखी, अगर किसी के चोट लग जाती है तो आप अगर उससे कह दो कि भाई गलती हो गई माफ कर दो, है ना, तो ऐसा लगता है कि बेचारा जो माफी मांग रहा है वो बहुत विनम्र निवेदन कर रहा है, और उससे कहते सॉरी तो ऐसा लगता है 2-4 लाठी और मार दी हो, है ना। तो एक तो हिंदी के पास ऐसी कैपेबिलिटी है जिससे वो क्या कर सकती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अंतर को व्यक्त कर सकती है, महीन से महीन अंतर को बता सकती है। आगे यहाँ पर क्या कहते हैं, टाइपिंग को लेकर परेशानी। क्या कहते हैं, टाइपिंग को लेकर परेशानी है। चलिए यहाँ पर देखिए, टाइपिंग को लेकर परेशानी। बच्चा कितना है, 403 टंका। हाँ भाई रॉकी, पहले ये क्लास आपकी 11 बजे होती थी, है ना, क्योंकि मयंक सर ऑफलाइन कोचिंग जाते थे, हमें ऑफलाइन कोचिंग नहीं देखनी पड़ती थी। अब चूंकि मयंक सर बीमार हैं, आपकी जीएजी की क्लास भी नहीं हो पा रही है, बच्चा हमें ऑफलाइन कोचिंग भी देखना पड़ता है, वहां भी मैनेज करना पड़ता है ना, वहां भी हमें टीच करना पड़ता है। इस वजह से ये क्लास आते आते आपकी हमको समय हो जाता है 11 साढ़े 11 बजे तक हम घर पहुंच पाते हैं।
तो आपकी क्लास 12 बजे से इसीलिए कंटिन्यू की गई है, बात समझिएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वर्णों के संयुक्तिकरण की, ध्यान दीजिएगा, इसमें साथियों टाइपिंग को लेकर 403 टंकण है, परेशानी है। अनावश्यक वर्ण है जो पंचम वर्ण है। समरूप वर्ण है, खा में रव हो जाता है, भा में मा और धा में घा हो जाता है। वर्णों की संयुक्तिकरण की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है कि इनको कैसे संयुक्त करना है, इनको कैसे संयुक्त करना है। आगे देखिएगा, यहाँ पर लिखा है रा का अलग अलग प्रयोग, जो रा वर्ण है उसका अलग अलग प्रयोग किया जाता है संयुक्तिकरण में, जोड़ने में, ठीक है। कर्म में रा ये है, ट्रक में ये है, ठीक है। अब देखिए ई की मात्रा का वर्ण से पहले प्रयोग, ये सब क्या है, ये इसके अवगुण है। तो यहाँ तक सभी को बात समझ आ गई होगी, यहाँ तक सभी को बात समझ आ गई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप सभी को एक बात बतानी है, देखिए वैसे तो आपकी प्रतिदिन क्लास होती है लेकिन संडे को ऑफ रहेगा। आप सभी लोग याद रखना साथियों, जो मंडे को आपकी क्लास होगी वो बेहद इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम यहाँ पर आपको बताएंगे हिंदी भाषा से जुड़े अनुच्छेद, है ना, जुड़े अनुच्छेद। आप सभी से एक गलती बार बार होती है कि जो हिंदी है वो हमारी मातृभाषा है ना, ये हमारी मातृभाषा है कि ये राजभाषा है ना, कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है या ये हमारी क्षेत्रीय भाषा है ना, कि ये हमारी राज्य भाषा है, ये हमारी राज्य भाषा है। तो और इससे जुड़े कौन से अनुच्छेद हैं, तो ये सभी हम आपको बताने वाले हैं मंडे को। तो भूल कर भी इस क्लास को मिस मत करिएगा। और अब से इस क्लास का समय साथियों 12 बजे ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमें ऑफलाइन देखनी पड़ती है, ऑफलाइन में भी आपका बैच चलते हैं तो वहां पर भी हमें देखना पड़ता है। तो जीएस जीके की क्लास, ठीक है, तो इसीलिए इस समय को बढ़ा दिया गया है। तो आज के लिए साथियों इतना ही, मिलते हैं कल मतलब परसों फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय।